गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर दिया है। और हमने जो है वो 13.1 के 2 क्वेश्चन पिछले क्लास में कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका तीसरा सवाल, ठीक है, जो थोड़ा सा अलग है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, और कोई भी डाउट अगर बीच में रहेगा तो आप मुझसे उसी वक्त पूछ सकते हो, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 में आपको ये कहा गया है कि किसी आयताकार हॉल का जो फर्श है उसका जो परिमाप है वो 250 मीटर है। अब अगर एक हॉल अगर आयत के आकार का है तो हम सॉरी हाँ, फर्श अगर आयत के आकार का है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा हॉल होगा वो घनाभ के आकार का होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कहा गया है कि इसका जो फर्श है उसका आपको दिया गया है क्या? तो परिमाप। अब फर्श किससे बना हुआ है? फर्श जो है वो आयत का बना हुआ है। तो इस फर्श का परिमाप अगर 250 है तो पहले लिख लेते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। जो मेरे को पहली इंफॉर्मेशन या पहली सूचना जो यहाँ से मिली वो मुझे ये मिली कि जो इसका फर्श है और उस फर्श का जो परिमाप है वो 250 मीटर है। चलिए, अब गणित में होता क्या है, जब भी आपको कोई भी सवाल दिया जाता है और वो आपको जो है वो हिंदी में लिखा गया होता है, जैसे कि मैंने लिखा है फर्श का परिमाप, अभी के लिए हिंदी है। तो इसका जो परिमाप है वो 250 मीटर है। तो जब भी आपको गणित में हिंदी नजर आती है, अगर उस शब्द का या उस वाक्य का कोई फॉर्मूला होता होगा तो सबसे पहले तो आपने उसका फॉर्मूला लिख लेना है। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे लिखा है फर्श का परिमाप, फर्श मेरा आयत के आकार का है। तो बताइए यहाँ पे परिमाप का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? अगर फर्श आयत के आकार का है तो हम आयत के परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे, उसका सूत्र लिखेंगे। तो क्या होता है आयत का परिमाप? बताइए, फाइनल रिवीजन के लिए हो रहा है। हाँ, 2 या 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये आपके आयत का परिमाप होता है। तो अगर फर्श आयत के आकार का है और उसका परिमाप 250 मीटर है, तो क्या मैं इसको, ये भी तो परिमाप ही है ना, तो क्या मैं इसको भी 250 के बराबर लिख सकती हूँ? यस और नो? यस मैम। लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तो परिमाप हैं। जो ऊपर लिखा था मैंने हिंदी में, और नीचे मैंने उसको बस सूत्र में लिख लिया है, फॉर्मूले में बदल दिया, ये इसमें अंतर है। बाकी अगर ये परिमाप है तो ये भी परिमाप है, इसको हम 250 के बराबर अगर ये है तो ये भी 250 के बराबर ही लिखा जाएगा, ठीक है। पहली चीज हमने ये यहाँ से उठा ली। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि इस हॉल में वो कर क्या रहे थे? तो इस हॉल में वो पेंट कर रहे थे, रंग कर रहे थे। किसको? तो सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारों को। तो 4 दीवारों को उन्होंने क्या किया? कलर किया, पेंट किया। हम पढ़ चुके हैं कि जब हम घन या घनाभ में 4 सतहों का इस्तेमाल करते हैं तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे या फिर पार्श्व? बताओ, जब सिर्फ 4 ही दीवारें इस्तेमाल करनी है तो कौन सा वाला क्षेत्रफल लगाया जाएगा? सोचिए और बताइए कि अगर हम इस हॉल की सिर्फ 4 ही दीवारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे? 4 सतहें जब होती थी, पिछली क्लास में हमने सीखा था इसके बारे में, अगर आपको याद है तो बता दीजिए। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ कि जब हम घन या घनाभ के 6 सतहों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि 4 दीवारें हो गई, एक छत हो गया, एक फर्श हो गया, तब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ 4 ही सतहों की बात करते हैं, जब आप सिर्फ 4 ही दीवारों की बात करेंगे तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे या फिर लगाएंगे, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिए, अगर आपने नोट नहीं किया था पिछली बार तो इस बार नोट कर लो कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तब लगाया जाता है जब 6 की 6 सतहें यूज होती हैं, इस्तेमाल में लाई जाती हैं, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तब लगेगा जब सिर्फ 4 ही सतहों के बारे में बात की जाएगी। आमतौर पर 4 सतहों से हमारा मतलब होता है 4 ही दीवारें, ठीक है।
तो बस यही था इसमें जो हमने यहाँ से नई चीज पकड़ी, वो ये है कि 4 दीवारों की बात हो रही है, इट मीन्स हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज आपको दे रखी है कि जब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने इस हॉल के 4 दीवारों को कलर किया तो पेंट करवाने के बाद इनका जो पूरा खर्चा आया, जो कुल खर्चा इनका हुआ, वो भी आपको दे रखा है। बुक पढ़ के बताइए कुल खर्चा कितना है, कितना हुआ। बुक सबने अपने पास रखनी है बच्चों, तभी आप क्वेश्चन समझ पाएंगे अच्छे से। ये है आपके 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपको कुल खर्चा इन्होंने बताया होगा कि हमने जो है वो इतना खर्चा किया। तो पढ़िए और बताइए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन से जो है वो चीजों को निकालना आना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपको दे रखी है। तो फटाफट से किसने बुक नहीं निकाली है क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लो और अब बताओ कि कुल खर्चा कितना हुआ। 4 दीवारों को जब पेंट किया तो टोटल खर्चा कितना इनका हुआ। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और यहां से मैम आप 15,000। 15,000, ठीक है। तो कुल खर्चा जो इनका हुआ, जो टोटल खर्चा इनका आया क्या करने पर, इन 4 दीवारों को कलर करने पर, वो भी दे रखा है। वो है कि 15,000 हमारा जो है वो खर्चा आया। किस रेट से, किस दर से, कि अगर 1 मीटर क्यूब पर इन्होंने जब पेंट करवाया था तो 1 मीटर क्यूब के इनको, सॉरी स्क्वायर के इनको 10 रुपए देने पड़े थे। तो जब इन्होंने, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि इतनी सी जगह, इन्होंने 4 दीवारों को पेंट किया ना, 4 दीवारों में से अगर इतनी सी जगह पे इन्होंने पेंट करवाया तो इतनी सी जगह के इनको 10 रुपए देने पड़े। लेकिन इन्होंने तो पूरी की पूरी 4 दीवारों को कलर किया था, तो पूरी की पूरी 4 दीवारों के 15,000 रुपए इन्हें देने पड़े, ठीक है। ये मतलब होता है आपकी जो कॉस्ट दी जाती है वो इस हिसाब से दी जाती है कि अगर इतना सा काम करवाओगे तो 10 रुपए दे दो, अगर आपने 4 की 4 दीवारें पेंट करवानी है तो फिर 15,000 लगेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको कॉस्ट या मूल्य दिया जाता है। तो ये थी कुछ 2-3 चीजें जो आपको दी गई थी प्रश्न में। और पूछा क्या है, तो पूछा ये है कि इस हॉल की ऊंचाई बताइए। देखिए सवाल क्या है, दिया क्या और पूछा क्या है, इसमें रिलेशन ही नहीं फिट बैठ रहा, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि फर्श का परिमाप दिया है, हमने उसका जो है वो फॉर्मूला लिख लिया। फिर हमने देखा कि 4 दीवारों की बात हो रही है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फिर से हिंदी आ गई, तो अब इस हिंदी को फिर से फॉर्मूले में बदलिए, क्योंकि गणित फॉर्मूले पर ही आधारित है पूरा का पूरा। तो बताइए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो इस हॉल का या इस घनाभ का, ठीक है। तो बताइए इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने अच्छे से किया है सब कुछ। तो अभी देखिए और इसका बताइए, सिर्फ फॉर्मूला बताना है, बाकी कुछ नहीं। आपने नोट नहीं किया था क्या पिछली क्लास में? ठीक है, फॉर्मूला बच्चों आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है, इनको हल्के में बिल्कुल ना ले। फॉर्मूला नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए लिख लो अगर आपने नहीं लिखा था। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ठीक है। एल होता है लंबाई, बी होता है चौड़ाई, एच होता है ऊंचाई। तो 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई लिखेंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे एच की। इसको आप याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। तो याद करने की ट्रिक ये है कि पहले आयत का परिमाप लिख दो, उसमें ऊंचाई की गुणा कर दो, तो आपके पास पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जो कब इस्तेमाल किया जाता है, जब आप अपने घन या अपने घनाभ की सिर्फ और सिर्फ 4 ही सतहों का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। चलिए, तो अभी ये आ गया इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ना तो हमारे पास लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, और ना ही ऊंचाई है। ऊंचाई तो ये खुद पूछ रहे हैं कि आप बताइए कितनी होगी। तो अब यहाँ पे फिर से फंस गए कि क्या किया जाए, लेकिन हमने देखा कि अगर मैं यहां से यहां तक देखूं 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, तो ये चीज मैंने अभी अभी कहीं पर देखी थी, तो ये चीज मैंने यहां पर देखी थी। अगर 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई यहाँ पर 250 के बराबर है, तो क्या मैं इसकी जगह पर 250 लिख सकती हूँ? अगर ये पूरी की पूरी चीज 250 के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर भी 250 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। अभी मैंने क्या किया, तो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई की ये जो चीज है, इसको यहाँ से हटा दिया और इसको मैंने बराबर कर दिया 250 के। ये मुझे कहाँ दिया था, ये मुझे सवाल में दिया था कि परिमाप जो है वो 250 है। किसका? आयत का। तो ये भी तो आयत के परिमाप का ही फॉर्मूला है, तो ये भी 250 ही होगा, और गुणा में h ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब यहां पर हम फिर फंस गए, क्योंकि यहां पर हम h की वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि यहां पर हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता है। अगर मुझे कोई ऐसा बता दे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तब तो मैं h की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अगर सवाल में ऐसा दिया गया होता कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 100 मीटर स्क्वायर है, तो हम क्या करते, हम h को यहाँ पे अकेला छोड़ देते और 250 को बराबर है कि उस पार भेज के 100 को इससे भाग दे देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि दिया ही कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हाइट निकालने के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया होना चाहिए था, पर नहीं दिया है। तो अब हमारा सवाल यहाँ पे फिर से रुक गया। अब देखो, अब हमने इसका इस्तेमाल कर लिया है, ये चीज हमें सवाल में दी थी, इसका इस्तेमाल करके हमने इसकी वैल्यू 250 लिख दी है। इसका भी इस्तेमाल कर दिया है, 4 दीवारों की बात हो रही थी, तो हमने यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज कर दिया। अब रहती है हमारे पास इसकी बात कि हमें इसका मूल्य भी दे रखा है, खर्चा भी दे रखा है, तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है, इसके लिए इस फॉर्मूले को भी मैं इंपॉर्टेंट नोट करती हूँ, इसको भी आपने लिखना है अपनी कॉपी पर, कि कुल खर्चा जो हमारा कभी भी होता है उसको निकालते कैसे हैं। तो लिख लीजिए, कुल खर्चा बराबर है क्षेत्रफल, जो भी आपका क्षेत्रफल होगा, जितने भी क्षेत्रफल पे आपने काम करवाया है। जैसे कि आपने दीवारों को कलर किया ना, तो दीवारों को पेंट कितने क्षेत्रफल पे आपने करवाया, वो उसको गुणा कर देंगे आप किससे, उस मूल्य से जो आपको 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए दिया गया होता है। ठीक है, के लिए दिया गया मूल्य, उससे आप क्या करेंगे, तो इसकी जो है वो गुणा कर देंगे। तो चलो अभी के लिए इसको आगे देखते हैं। तो हमें कुल खर्चा पता है कि कुल खर्चा जो हुआ दीवारों को कलर करने का वो 15,000 है, क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ था। उसके बाद क्षेत्रफल के बारे में बाद में बात करते हैं। हमें ये भी पता है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे उन्होंने लिए थे, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए उन्होंने जो है वो 10 रुपए लिए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए थी कि वो कितना है, लेकिन उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि हम नहीं निकाल पाए। हमें इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं थी, तो कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाते। तो जितना भी हम क्षेत्रफल निकाल पाए वो ये रहा, 250 गुणा h, ये हमारा अभी के लिए क्षेत्रफल का काम करेगा हमारे लिए। तो इस क्षेत्रफल की जगह पे हम इसको जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि यही हमारा क्षेत्रफल है जिसपे हमने काम किया है, यही हमारे 4 दीवारों का क्षेत्रफल है, क्योंकि 4 दीवारों का क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अब यहां से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी की वैल्यू हमें पता है। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है, और h की वैल्यू अब हम आराम से निकाल सकेंगे। पहले मैंने देखा कि ये 250 है, ये 10 है, इनको गुणा कर दो, संख्या में संख्या की गुणा हो जाती है, तो ये आ जाएगा 2500, और h गुणा इसके साथ हो रहा है तो ऐसे कैसा ही रहेगा, और यहाँ पे जो है वो 15,000 है, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब h को अकेला छोड़ दीजिए, h के साथ 2500 यहाँ पे गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो भाग कर देगा। और अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और इसको काट लेते हैं 5 से, तो 5 5 25 आ जाएगा, 5 3 15, जीरो बच गया, तो जीरो हम ऐसे यहाँ पे लिखते हैं। 5 कम 5, 5 के 30, तो हमारे पास जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो आ गई हमारे पास 6 मीटर की। ठीक है, हाइट कह लो, इंग्लिश में h लिख लो या हिंदी में ऊंचाई लिख लो, वाक्य आ चुकी है 6 मीटर की, और यही आपसे पूछा भी गया था। तो ये था पूरा तरीका इस पूरे प्रश्न को हल करने के लिए। इस प्रश्न को हल करने का एक बार फिर से फटाफट से इसके लिए करते हैं क्विक रिकैप, कि
सवाल में कहा था कि आयताकार हॉल का जो फर्श है उसका परिमाप 250 मीटर है। हमने फटाफट से क्या किया, उसका फॉर्मूला लिख लिया और फॉर्मूले को भी 250 के बराबर ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद दिया था कि इसमें हॉल में क्या कर रहे हैं, इस हॉल में 4 दीवारों को कलर किया जा रहा है। तो 4 दीवारों का नाम सुनते ही हम समझ गए कि हमें यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करना है। फिर हमें ये भी दे रखा था कि इन 4 दीवारों को कलर करने के लिए जो है वो 15,000 रुपए दिए गए हैं। 1 मीटर स्क्वायर का काम अगर हम करवाते तो हमसे 10 रुपए लिए जाते, लेकिन हमने तो 4 की 4 दीवारें पेंट करवाई हैं तो हमसे टोटल 15,000 रुपए लिए गए हैं। ठीक है, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और हमने देखा कि वो तो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, जो ये चीज है ये पूरी की पूरी चीज 250 के बराबर है। यहां से हमने ये चीज उठाई और इसकी जगह पे हमने 250 लिख दिया। गुणा एच की कोई वैल्यू नहीं थी तो गुणा एच को इसके साथ ऐसे कैसे हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का काम करेगा। फिर हमें दिया था कुल खर्चा, कि कुल खर्चा इस पर कितना हुआ है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कुल खर्चा निकालने के लिए जो भी आपका क्षेत्रफल है, जितने क्षेत्रफल पे आपने काम करवाया है उसकी आप गुणा कर देंगे जो भी मूल्य आपको दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो 15,000 रुपए उसने टोटल दिए थे, 1 मीटर स्क्वायर होता तो 10 रुपए उसने लिए, उसके हिसाब से पूरा का पूरा फिर ये खर्चा बना था। और बीच में लिख दिया हमने अपना क्षेत्रफल। तो यहां से हमने क्या करना था, एच की वैल्यू निकालनी थी। तो उसके बाद तो आता ही है पक्षांतर विधि का यूज करके हमने जो है वो एच की वैल्यू निकाल ली। ऊंचाई यहाँ पर 6 मीटर आ चुकी है और यही आपसे पूछा भी गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा तो आप अभी मुझसे बच्चों पूछ सकते हैं। अगर छोटा मोटा डाउट है तो, अगर कोई बड़ा डाउट है तो आप क्लास के एंड में भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया है वो वाई टाइप करेंगे, जिनको डाउट है वो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको ये कहा गया है कि एक डिब्बा है उसमें पेंट भरा हुआ है, और पेंट जो है वो कैसा है, तो पेंट कुछ इस तरह का है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को ही कलर कर पाएगा। इससे ज्यादा क्षेत्रफल अगर हुआ तो वो उसको कलर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें ये भी नहीं पता कि पेंट किस डब्बे में है, किस तरह के डब्बे में, हमें ये भी नहीं पता कि पेंट कितना है। हमें बस इतना पता है कि पेंट जितना भी हो इतने क्षेत्रफल को वो आराम से कलर कर देगा, रंग कर देगा। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि अगर आपका पेंट इतने क्षेत्रफल को कलर कर रहा है और हमने इस पेंट से ईंटों को रंगना है, ईंटों को कलर करना है, तो बताइए इस पेंट से कुल कितनी ईंटें हैं जो कलर की जा सकती हैं। तो आपने यहाँ पे ना तो क्षेत्रफल निकालना है ना तो कुछ और निकालना है, आपने यहाँ पे निकालनी है संख्या कि कितनी ईंटें हैं जो आप इस पेंट से कलर कर पाओगे। तो आप यहाँ पे निकालेंगे कि ईंटों की संख्या जो है वो कितनी है। ठीक है, तो इस संख्या वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी संख्या वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने कहा कि ईंट पेंट करनी है, तो हमें इन्होंने और कुछ भी नहीं दिया था ईंट के बारे में, हमें इन्होंने बता दिया कि ईंट की जो लंबाई है और जो ईंट की चौड़ाई है और जो ईंट की ऊंचाई है वो हमें दे रखी है, तो उसको लिख लेते हैं। ईंट की लंबाई है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ईंट की जो चौड़ाई है वो है 10 सेंटीमीटर, और ईंट की जो ऊंचाई है वो है 7.5 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ, ईंट को जब हमने कलर करना है तो यहाँ पर कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि उसको ऊपर से कलर मत करो या नीचे से कलर मत करो, बोला है कि पूरी की पूरी ईंट को कलर करना है। तो यहाँ पर मैं किस तरह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाऊंगी, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ। पूरी की पूरी ईंट हम यूज कर रहे हैं तो क्षेत्रफल का कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा? मैम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए हमारी जो ईंट है उसका क्षेत्रफल है कितना, तभी तो हम उसको पेंट कर देख पाएंगे ना कि इसमें से कितना पेंट यूज हो रहा है या कितनी ईंटों के लिए यूज हो रहा है। पहले हमें ईंट के बारे में पता होना चाहिए कि ईंट खुद कितने क्षेत्रफल की है। तो एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एक ईंट का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि पूरी की पूरी ईंट को कलर करना है, 6 के 6 पृष्ठ उसके कलर होंगे, ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला और आगे पीछे सारे के सारे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है आपके घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मुझे कैसे पता लगा कि ये मैंने इस्तेमाल करना है? क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी थी जो घनाभ में ही होती है, घन में सारी की सारी साइड्स बराबर होती है। ठीक है, तो 2 का 2 ऐसे कैसे रहने देते हैं अभी। और एल लंबाई आपकी है 22.5 ईंट की, इसको गुणा करेंगे चौड़ाई से मतलब कि 10 से, चौड़ाई 10 है, इसको गुणा करेंगे ऊंचाई से मतलब कि 7.5 से, और ऊंचाई है 7.5, तो इसको हम गुणा करेंगे लंबाई से मतलब कि 22.5 से। ठीक है, किस किस को ये समझ आ गया है वो वाई टाइप करेंगे। डाउट है तो पूछ लो, मैंने बस यहाँ पे वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया है। वैल्यू पुट करना बच्चों आना चाहिए। अगर डाउट है तो अभी के अभी पूछ लीजिए। अच्छा, ये फॉर्मूला आपने अपनी कॉपी पे हिंदी में लिखा है या ऐसे ही लिखा है जैसे मैंने लिखा है? बता दीजिए एक बार। या आपने हिंदी में लिखा है कि लंबाई गुणा चौड़ाई ऐसे करके लिखा है? नो मैम। ऐसे लिखा है, चलो तब ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू भर दिया। अब हमने इसको गुणा करना है, तो किसी में भी 10 की गुणा करते हैं तो पता है 225 में 10 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 2250। क्योंकि ये दशमलव की संख्या है, तो अगर प्रश्न में मतलब जिन संख्याओं को गुणा कर रहे हैं उसमें दशमलव है तो उत्तर में भी दशमलव आएगा ही आएगा। इस संख्या में एक अंक से पहले दशमलव लगा है तो उत्तर में भी एक अंक से पहले दशमलव लगाया जाएगा। उसके बाद जमा का निशान, 10 में इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 750, और यहाँ पे भी एक अंक से पहले दशमलव लगाया जाएगा तो यहाँ मैंने लगा दिया। अब कर लेते हैं गुणा 225 और 75 को। चलिए 5 5 होता है 25, हासिल चले गई 2, 5 दूनी 10, 11 12, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, तो ये आ गई 1 1 2 5 और 5 7 35, हासिल चली गई 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, हासिल चली गई 1, 7 दूनी 14 तो 1 15। उनको जमा करते हैं 5 7 8 6 1, तो 1 6 8 7 5 आया। इनको गुणा करके अब ये आपके लिए मेरी तरफ से सवाल है कि कितने अंकों से पहले दशमलव लगाऊं। इसको और इसको गुणा किया, इसका दशमलव यहाँ है, इसका दशमलव यहाँ है। उत्तर में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा? आप चैट में भी लिख सकते हो, माइक ऑन करना चाहो तो वैसे भी बता सकते हो। फटाफट से बताइए क्या तरीका होता है। तो जिन संख्याओं को हमने गुणा की उसमें देखिए कि पहली संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है, दूसरी संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है, उनको जोड़ो, उतने ही अंकों से पहले आपके उत्तर में भी दशमलव लगाया जाएगा। अब बताओ, तो मैंने आपको इतना बड़ा हिंट भी दे दिया बच्चों, कोशिश कीजिए। सही होगा गलत होगा बात की बात है, पर आंसर बताओ। हम 2 के बाद। बिल्कुल सही। देखो 2 से पहले, ठीक है, बाद नहीं कहेंगे उसको, हम पहले कहेंगे। इस संख्या में एक अंक से पहले दशमलव लगा था, अंक हमेशा पीछे से गिने जाते हैं तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 1, और इस संख्या में भी एक अंक से पहले दशमलव लगा है तो यहाँ पर भी हो गया 1, 1 में 1 जोड़ो होता है 2, तो उत्तर में 2 अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा। अंक हमेशा गिनने होते हैं पीछे से, तो यहाँ से गिनो 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर आपका जो है वो दशमलव आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने कर दिया है। अब हमने करना है इन सभी को जमा। तो जमा कैसे की जाती है दशमलव की, ये भी पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं। तो इसको लिख लेते हैं 225.0, और ये हो जाएगा 75.0, और ये हो जाएगा 168.75, क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है जब दशमलव को जोड़ा जाता है। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी संख्याएं इधर उधर हो सकती है। ठीक है, तो इनको अभी जोड़ देते हैं।
तो ये आ जाएगा 5 7 5 5 10 8 18 7 7 ये 6 और 1 7 हो गया ना, 7 7 14 15 16 2 और 1 3 और 1 4। तो इसको जब मैंने सभी को जमा किया, 2 तो बाहर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और इसको जब मैंने जमा किया तो आ जाएगा 4 6 8.75। अब इनकी गुणा करनी है आपस में, तो यहीं पे चलिए इसको 2 से भी गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 8 दूनी 16, 1 17, 6 दूनी 12, 1 13 और 4 दूनी 8, 1 9। कुछ गलत हुआ। 5 दूनी 10, अच्छा 7 दूनी 14, फिर से करते हैं, देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1 चली गई यहाँ पर, 7 दूनी 14 तो 1 15, 15 का 5 यहाँ, हासिल 1 ऐसी की ऐसी रहेगी, 8 दूनी 16 तो 1 17, अभी भी हासिल ऐसी की ऐसी है, 6 दूनी 12 तो 1 13, अभी भी हासिल ऐसी की ऐसी है, और 4 दूनी 8 तो 1 9। तो इनको गुणा करके आ गया 9 3 7 5 0। अब बताइए दशमलव कहां पर लगेगा, किस किस संख्या के बीच में लगेगा? देखिए इस संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है, उत्तर में भी वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो डेसिमल है ही नहीं, तो इसी के हिसाब से दशमलव लगाया जाएगा। तो सोचो और बताओ कि कहां पर दशमलव लगाया जाए। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गया 937.50, और इसका जो मात्रक है वो क्या है? आपकी जो भुजाएं थी बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो सेंटीमीटर में थी। तो बताओ अगर ये सेंटीमीटर में है तो आपका जो एरिया क्षेत्रफल आता है वो किस में आता है? किलोमीटर में आएगा? बताइए, या मीटर में आएगा, या लीटर में आएगा, या सेंटीमीटर में आएगा? सेंटीमीटर 3। ठीक है, आपने सेंटीमीटर तो ठीक लिखा, लेकिन 3 नहीं होगा। देखो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आपका हमेशा घात 2 वाला होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर या सेंटीमीटर, और ऊपर से मात्रक सॉरी घात आती है 2। ठीक है, इसको याद रखना, 2 होता है। जो आपने 3 लिखा वो होता है आयतन का। चलिए, तो अभी के लिए हमने क्या किया, एक ईंट का हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है, लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो हमें जो क्षेत्रफल दिया गया था वो तो मीटर स्क्वायर में दिया है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में, मीटर की घात 2 में, और हमारा जो हमने क्षेत्रफल निकाला वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। तो चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलते हैं। अभी मेरा आप सभी से सवाल है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? चैट में लिख लो फटाफट से, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? पिछली क्लास में ये भी सीखा था। क्या हो जाता है, ये सेंटीमीटर को हम यहाँ पे अकेला छोड़ देते हैं, 100 सेंटीमीटर के साथ गुणा कर रहा है तो बराबर है कि उस पार जाएगा, इसके साथ भाग करेगा 1/100 सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, चलो, लेकिन यहाँ जो पूछा है वो तो सेंटीमीटर की घात 2 पूछा है, हमने तो यहाँ पे मीटर की बात की। तो अब जो मैं लिखने वाली हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना कि जब हम बात करें 1 मीटर की तो उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, पर अगर हम बात करें 1 मीटर स्क्वायर की तो उसमें कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, इसका हमने पता लगाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने मीटर का स्क्वायर कर दिया। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, मैंने मीटर का स्क्वायर कर दिया। तो मुझे राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 100 का भी और सेंटीमीटर का भी। तो 100 का अगर मैं स्क्वायर करूं, 100 का स्क्वायर करने का मतलब है 100 की गुणा 100 में करनी है। तो कितना आ जाएगा, 100 गुणा 100 करेंगे तो 10,000 मैम।
10,000, बिल्कुल सही, 10,000 आ गया हमारे पास यहाँ। तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ये सभी ने याद रखना है कि कभी मीटर सेंटीमीटर की बात हो रही होगी तब तो ठीक है, तब तो आप 100 लिख लो, लेकिन अगर मीटर स्क्वायर की बात हो गई तो फिर आपने इनका भी स्क्वायर कर देना है और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे? बताओ। तो ये हो जाएंगे 1/10,000, ठीक है, 1/10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। बस वही किया हमने, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को अकेला छोड़ दिया, एक जो यहाँ पे 10,000 था वो वहां जाएगा तो क्या कर देगा, भाग कर देगा, ये आ गया, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे? क्या करते हैं, जब एक का दिया और ज्यादा का निकालना हो तो हम गुणा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 937.50 की गुणा कर देंगे 1/10,000 में, ठीक है, क्योंकि एक में इतने हैं ना, एक में इतने हैं तो इसमें कितने होंगे, तो गुणा करते हैं, सिंपल सी बात है। तो हमने गुणा कर दिया, अब गुणा किया तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा आ गया, बराबर है अंश की गुणा अंश में होती है, हर की गुणा हर में की जाती है, तो ये हो गया 937.50 और बटे में आ गया इसके 10,000। और उसके बाद देखिए तो क्या हम करेंगे, यहां पर पहले से ही संख्या दशमलव में है, अगर ये संख्या दशमलव में नहीं होती तो हमें पता है ऐसे केस में हम दशमलव में संख्या को बदल देते हैं, लेकिन हमने देखा हमारी संख्या तो पहले से ही दशमलव में है, अब नीचे इसके फिर से 10,000 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, जब भी दशमलव संख्या का भाग होता है, उसको जब भी भाग किया जाता है तो क्या करना होता है, आपका जो दशमलव है वो लेफ्ट की तरफ को चला जाएगा, लेफ्ट की दिशा में वो चला जाएगा। कितने कदम जाएगा, तो जितनी नीचे 0 होंगी उतने कदम ये दशमलव लेफ्ट की तरफ को खिसक जाएगा या फिर चला जाएगा। तो मैंने देखा कि ये दशमलव है, इसने जो है वो नीचे 4 0 है, तो मेरा दशमलव जो है वो 4 0 खिसक जाएगा लेफ्ट की तरफ को। तो यहां से इसने चलना शुरू किया, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 3 ही संख्या क्रॉस कर पाया क्योंकि संख्या ही 3 थी, लेकिन हमने कहा कि तो 4 कदम चलना चाहिए, तो एक संख्या की यहाँ पे कमी पड़ रही थी। तो जब भी संख्या की कमी पड़ती है, अपनी संख्या से पहले आपने 1 0 लगाना होता है, कभी भी संख्या के बाद में 0 मत लगाना, हमेशा अपनी संख्या से पहले 0 लगाना है। मतलब कि आप यहाँ पर 1 0 लगाएंगे, यहाँ पे आप 1 0 लगाएंगे। अब देखिए तो 1 कदम चला, 2 कदम चला, 3 कदम चला, 4 कदम चला, मतलब दशमलव अब यहां से हटके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे उत्तर जो है वो बन जाएगा 0.09350 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, साधारण सी बात है कि अगर हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो क्षेत्रफल आपको दिया गया था पेंट करने का और जो आपने ईंट का क्षेत्रफल निकाला उनके जो मात्रक हैं वो सेम होने चाहिए। वो मीटर स्क्वायर में था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हमने कहा कि चलो इसको हम मीटर स्क्वायर में बदलते हैं। तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो हमने कहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इस संख्या से इसको गुणा कर दी तो देखा पहले से दशमलव वाली संख्या थी, नीचे फिर से 10,000 है तो फिर से दशमलव लगेगा। तो जब भाग होता है तो दशमलव लेफ्ट की तरफ को चला जाता है, कितने कदम, तो जितनी नीचे 0 होती है उतनी कदम। नीचे 4 0 थी तो हमने इसको 4 कदम उस तरफ भेज दिया, 4 कदम नहीं जा पा रहा था क्योंकि 3 ही अंक थे, तो 1 अंक हमने खुद से इसको दे दिया इस संख्या से पहले, तो 4 अंक बन गए और दशमलव आराम से 4 कदम लेफ्ट को आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो क्षेत्रफल है जिसको आप पेंट करोगे वो भी मीटर स्क्वायर में है और जो आपके पास ईंट का क्षेत्रफल है वो भी मीटर स्क्वायर में है। अब आपने निकालनी है ईंटों की संख्या। तो जब भी आपको किसी भी चीज की संख्या निकालनी होती है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या करना होता है, चाहे वो ईंटों की संख्या हो, दिनों की संख्या हो, बच्चों की संख्या हो, लोगों की संख्या हो, किसी की भी संख्या हो, तो वो निकालने के लिए क्या किया जाता है, जिस चीज को हम बांट रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ईंटों में पेंट बांट रहे हैं।
पेंट में ईंट नहीं बांट रहे, पेंट को ईंटों में बारी बारी से बांटा जा रहा है। पहले एक ईंट आई, उसमें हमने थोड़ा सा पेंट बांट दिया, कितना, तो इतना, क्योंकि इतना उसका क्षेत्रफल है तो इतना पेंट तो वो लेके चली जाएगी। फिर दूसरी ईंट आई, उसको भी हमने इतना पेंट बांट दिया। तो पेंट ईंटों में बांटा जा रहा है, तो जिस चीज को आप बांट रहे होते हो उसको आपने ऊपर लिखना होता है, जैसे कि पेंट आपने ऊपर लिख दिया, और जिसमें बांट रहे होते हैं उसके क्षेत्रफल को आपने नीचे लिखना होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ईंट का क्षेत्रफल, ठीक है। जिसको बांट रहे हैं, किसको, पेंट को, वो ऊपर रहेगा। किस में बांट रहे हैं, ईंट में बांट रहे हैं, तो ईंट का क्षेत्रफल हम लिख देंगे नीचे। चलो पेंट का क्षेत्रफल ही लिख लो कि कितना, कितने क्षेत्रफल को वो जो है वो अभी कर सकता है। तो पेंट का क्षेत्रफल देखा जाए तो 9.375 ऐसा कुछ है, और अगर इसको देखें, ईंट का क्षेत्रफल देखें तो वो है 0.09375। अब हमने इसको करना है भाग, तो इसको भाग करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके इन दशमलव को हटा दीजिए। ऊपर वाले जो संख्या है उसके दशमलव को जब हटाते हैं तो दशमलव हटने पर जो संख्या बनती है वो नीचे आती है। मतलब इसका अगर मैं दशमलव हटा दूं तो दशमलव का बन जाएगा 1, और इसके बाद 3 अंक थे तो यहाँ पर 3 0 लग जाएगी, ठीक है। और जो नीचे वाली संख्या है उसको भी बिना दशमलव के लिख लीजिए। इसका जो दशमलव हटेगा तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले का नीचे आता है, सभी को पता है, लेकिन नीचे वाले का कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर इस दशमलव का तो 1 बन गया, और इसके बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, तो मतलब 6 0 यहाँ पे लग जाएगी। तो लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब बहुत ही आसान है इसको काटना। 3 0 से 3 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 9375 ऊपर भी है तो 9375 का पहाड़ा पढ़ लो। 9375 एकम 9375, 9375 एकम 9375, कट गया, एक आ गया, एक आ गया, क्या बचा, तो हमारे पास बच गया 100, ठीक है। और ये 100 क्या है, तो ये 100 ईंटें हैं। ये 100 जो है वो ईंटों की संख्या है कि हम क्या कर सकते हैं, इतने क्षेत्रफल को रंग करने वाले पेंट से हम 100 ईंटों को कलर कर पाएंगे। 100 से ज्यादा ईंटें हम कलर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100वीं ईंट कलर करने के बाद पेंट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकाली जाती है संख्या किसी भी चीज की हो। ये मैं नहीं कह रही कि आपको ये 13.1 के सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में ही काम आएगा। ये जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट है किसी भी चीज की संख्या निकालने का, स्पेशली 13वें पूरे अध्याय में, तो वो ऐसे ही निकाला जाएगा कि जिस चीज को बांटा जा रहा है और जिनमें बांटा जा रहा है उनको एक दूसरे को डिवाइड कर दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी के लिए इसको मिटा देते हैं, ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक ईंट का क्षेत्रफल निकाला। उस ईंट का क्षेत्रफल आ रहा था सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जो हमें क्षेत्रफल दिया था वो था मीटर स्क्वायर में। तो हमने इनके मात्रक को बदला, और उसके बाद हमने क्या किया, तो ईंटों की संख्या भी निकाल दी कि इस पेंट से हम 100 ईंटों को जो है वो कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है जो कि बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे लगता है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये है जो 5 नंबर का बन रहा है। इसमें दो आपको चीजें पूछी गई हैं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। तो अभी इसको सीख लेते हैं पहले तो कि करना क्या है, कैसे करना है और पूछा क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है कि एक घन के आकार का डिब्बा है जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर का है। घन के आकार का डिब्बा, और उस डिब्बे का जो किनारा है वो है 10 सेंटीमीटर। किनारे का मतलब क्या होता है, घन के केस में आपको किनारा दिया हो, भुजा दी हो, एक ही बात होती है। किनारे को ही भुजा कहते हैं, भुजा को ही किनारा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि घन की हमें जो है वो भुजा दे रखी है जो है 10 सेंटीमीटर की। और बात करें तो आपको एक घनाभ के आकार का डिब्बा भी दे रखा है, और घनाभ के आकार का जो डिब्बा है उसकी आपको 3 चीजें दी हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। इसकी लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि
किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दो डब्बे दिए हैं, पहला डब्बा है घन के आकार का, दूसरा डब्बा है घनाभ के आकार का। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर हमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर उनमें तुलना करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि सिर्फ 4 ही सतहें इस्तेमाल होती हैं जब भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है। तो अगर आपके घन के हम 4 सरफेसेस को यूज कर रहे हैं तो बताइए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा की घात 2 होती है, और अभी हम घन के 4 सतहों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल है आपका भुजा स्क्वायर, और आपका जो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 4 वर्गों से मिलकर के बन रहा है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल मैं क्या लिखूं। एक का इतना है, 4 का बताना है। सोचिए और बताइए फटाफट से। सही हो गलत हो बात की बात है, आंसर दिया करें बच्चों। ठीक है, मैं बता देती हूँ। हमें पता है हमारा घन 6 वर्गों से मिलके बना है, ठीक है। अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है तो 4 का निकालना है, एक का दिया जाता है, ज्यादा का निकालना होता है। तो जितने का पूछा है, कितने का पूछा है, 4 का, तो पहले तो 4 लिख दो, उसकी गुणा कर दो जितना एक का है। एक का है भुजा का स्क्वायर, पूछा है 4 का, तो 4 की गुणा हम कर देंगे भुजा के स्क्वायर में, और ये फॉर्मूला आपका बन गया है किसका, तो घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी पे फटाफट से लिख लीजिए और अब करते हैं इसको सॉल्व। तो हमें घन की भुजा पता है, घन की भुजा हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 का 4 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, गुणा का निशान, भुजा का स्क्वायर करना है मतलब कि 10 का स्क्वायर करना है। 10 की घात 2 का मतलब गलती से भी ऐसा मत लिख देना 10 गुणा में 2, इसका मतलब होता है कि 10 को 2 से नहीं बल्कि 10 को 10 से ही गुणा करो, ठीक है। तो करिए गुणा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकाल लेते हैं घनाभ का, क्योंकि दोनों का पूछा है, दोनों के बीच में तुलना भी करनी है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले सिर्फ आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं बल्कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें मैं देख रही थी तो फॉर्मूले ही पूछे थे। इस चैप्टर के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको आते हैं वो आपके आधे तो उसमें एक एक नंबर में फॉर्मूले पूछे होते हैं कि घनाभ का फॉर्मूला बता दो, इसका बता दो, उसका बता दो, ठीक है। तो फॉर्मूले बच्चों याद अभी आपको करने नहीं चाहिए। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब यहाँ पर भी 4 ही सतहें यूज करते हैं। और इसका मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पहले आयत का परिमाप लिख देना, उसमें ऊंचाई की गुणा कर देना, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कर दिया है वो जो करना था। तो यहाँ पे 2 का 2 ऐसे कैसा रहेगा, लंबाई हमें दी गई है 12.5, चौड़ाई हमें दी गई है 10 और ऊंचाई हमें दी गई है 8। तो करते हैं इसको हल। 2 का 2 ऐसे का ऐसा, पहले अंदर वाली चीजों को जमा करो। तो 12.5 में आपने 10 जोड़ना है, 10 के पास दशमलव नहीं है तो 10 को ऐसे मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा। 10 के पास अगर दशमलव नहीं है तो 10 को अपनी मर्जी का दशमलव दो, उसके बाद 0 लगा दो, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो 10 लिख दिया, दशमलव का 0 लिख दिया, ऐसे ही हम दशमलव को जमा करते हैं। तो ये आ गया 5 2 2, मतलब ये आ गया 22.5 गुणा 8, ठीक है। जमा भी कर दिया अंदर वाला। अब इन तीनों को आपस में गुणा करना है, तो पहले 8 की 2 से गुणा कर लो, 8 दूनी हो जाएगा 16। अब 22.5 में 16 की गुणा करनी है, तो 22.5 में या 225 में अभी 16 की गुणा कर लो, दशमलव की बात बाद में कर लेंगे। तो 5 6 30, 6 दूनी 12, 3 15, हासिल 1, 6 दूनी 12 तो 1 13, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ जाएगा 0, 5 5 10, 3 4 5 6 3। तो मेरे पास आ गया ये 3600, मतलब कि 3600 या फिर 3600। लेकिन
इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि ये दशमलव की संख्या थी, तो उत्तर में भी दशमलव लगाना ही होगा। तो ये आ गया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बच्चों गलती से भी आप यहाँ पे दशमलव लगाना भूल जाते हैं तो आप ऐसा कहोगे, आप इस सवाल में ऐसा कह दोगे कि हमारे तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। अगर आप दशमलव नहीं लगाओगे तो आपको लगेगा ये 3600 है, 3600 है, और आप कहोगे कि इसका ज्यादा है। लेकिन असल में ये चीज गलत है। असल में यहाँ पे दशमलव लगा है और दशमलव के बाद का जो जीरो होता है उसको नहीं लिखना होता है, तो इसको हम सिर्फ 360 लिखेंगे। और अब आप देख पा रहे होंगे कि आप गलत थे, अगर आप दशमलव नहीं लगाते तो हम गलत हो जाते, इसका ज्यादा है। ठीक है, तो दशमलव से ही इस क्वेश्चन को हल करना है। अच्छे से दशमलव को मत भूलना। दशमलव लगाओगे तो 360 आएगा, नहीं लगाओगे तो आप इसको 3600 समझोगे। तो आपके पहले प्रश्न का जवाब ये है कि इन दोनों डब्बों में से घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। लिख लीजिए, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और आपसे ये भी पूछा है कि कितना अधिक है। पहले तो हमने ये पता लगा लिया किसका अधिक है, तो हमने कहा घन का अधिक है। और कितना अधिक है तो हम कहेंगे कि कैसे निकालेंगे, तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, हमें पता है घन का ज्यादा है, तो घन के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो 360 को, तो आ जाएगा 0, और यहाँ पर 4, और यहाँ पे क्रॉस। तो कितना अधिक है, तो हम कहेंगे पूरा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, किसका? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो इसको 40 मत लिख के आना, इसको 40 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। सिर्फ 40 लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो हम बोलेंगे पूरा 40 सेंटीमीटर ज्यादा क्षेत्रफल निकला। किसका? घन का। किसकी तुलना में? तो घनाभ की तुलना में। ठीक है, तो ये हो गई पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात। अब हमने इन दोनों का ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और इस बार ये बताना है कि किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो चलो निकालते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जवाब दे दीजिएगा मुझे कि अगर एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें जो है वो 6 सतहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एक वर्ग का स्क्वायर, सॉरी, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 है, तो 6 वर्गों का कितना होगा? बताइए फटाफट से। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? हमने शायद पिछली क्लास में किया था। बच्चों की क्लास तक आपको फॉर्मूले याद करने हैं अच्छे से। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ अभी के लिए कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, किससे गुणा कर देंगे अब? 6 से, क्योंकि अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 है और हमारा घन जो है वो 6 वर्गों से मिलके बन रहा है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो 6 का 6 लिख देंगे यहाँ पे, और भुजा का स्क्वायर मतलब फिर से 10 का हमने स्क्वायर करना है। ठीक है, और इस बार लेकिन गुणा करनी है उसको 6 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणा 10 गुणा 10, और यहाँ पर आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देख लेते हैं, तो वो होता है 2 LB जमा BH जमा HL। और यहाँ पर देख लेते हैं 2 ऐसे कैसा रहेगा। इसकी लंबाई है 12.5, चौड़ाई है 10, और लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 8 है, जमा ऊंचाई 8 है, और लंबाई 12.5 है। तो ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं सॉल्व। 2 का 2 ऐसे कैसा ही रहेगा। 12.5 में 10 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 1250, और क्योंकि दशमलव वाली संख्या है तो यहाँ पे एक दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 10 8 होता है 80, और यहाँ पे इसको गुणा कीजिए तो 125 में 8 की गुणा कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20,
8 एकम 8, 9 10, तो 1000। ठीक है, 1000 हमारे पास यहाँ पर आ गया। लेकिन ये भी दशमलव वाली संख्या है, यहाँ पर एक अंक से पहले दशमलव लगा है, तो यहाँ पर भी एक अंक से पहले दशमलव लगेगा। और यहाँ देखिए तो 2 का 2 ऐसे का ऐसा, और इन तीनों को अब हमने जमा कर देना है। दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव वाले तरीके से ही जमा करेंगे। 1 2 5.0, 80 के पास तो दशमलव ही नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से दे दो और एक 0 लगा दो, तो ये आ जाएगा 80.0 और ये आ जाएगा 100.0। इनको जोड़ दीजिए तो 0.58910 1 2 3, तो 305.0। अब दशमलव के बाद 0 अगर लिखा हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 गुणा 305, इसमें 2 की गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी होता है 10, 1 6, तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बार आपसे पूछा है कि अगर ये इसके जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए घन और घनाभ का, तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? तो आप कहेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कैसा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कम है, और कितना कम है तो वही माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और कितना कम है तो पूरे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, क्योंकि घन का जो क्षेत्रफल निकला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो निकला आपका 600, घनाभ का 610 था, तो 610 में से 600 की माइनस कर दी तो आ गया 10 क्रॉस। ठीक है, तो पूरा कितना कम है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है किसका क्षेत्रफल? तो आप लिख सकते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो ये हमारे पास हो चुका है आपका प्रश्न नंबर 5 भी। ऐसे इसको आपने सॉल्व करना था, काफी आसान सवाल था, लेकिन हाँ दशमलव की बात यहाँ पर हो रही है तो दशमलव का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते, यहाँ पर तो चलो ठीक है, यहाँ पर तो 610 ही आ रहा है, पर यहाँ पर देखो तो ये आपका, आप इसको 3600 मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, कुछ चीजों का आपने ध्यान देना है। तो अभी इस सवाल में किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो या फिर हैंड रेज कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछेंगे, डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए इसको मैं मिटा देती हूँ। और एक बार फिर से मैं आपके सामने सारे के सारे फॉर्मूले लिख लेती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को भी फॉर्मूले शायद याद नहीं है। तो पहले हम कर लेते हैं घन की बात। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब आप पूरा का पूरा घन इस्तेमाल करोगे, घन के पास 6 सतहें होती हैं, जब आप घन के पूरे को इस्तेमाल कर रहे हो, 6 की 6 सतहों को इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। और अगर हम बात करें घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वो हो जाएगा 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको कैसे याद रखना है कि घन बनता है वर्ग से, एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर भुजा का स्क्वायर है तो 6 वर्गों से मिलके घन बन रहा है, तो 6 का वर्गों का क्षेत्रफल होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम सिर्फ 4 ही सतहों को लेते हैं, 4 दीवारों को लेते हैं, छत को भी इग्नोर करते हैं और फर्श को भी इग्नोर करते हैं, और हम तब उस केस में हम निकालते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब हम 4 ही सतहों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी गुणा भी 4 से ही करेंगे। ये आपका इस्तेमाल होता है जब 4 सतहों का यूज हो रहा हो। ठीक है, और ये इस्तेमाल होता है जब 6 की 6 सतहों की बात कर रहे हो। वैसी बात कर लेते हैं घनाभ की, कि घनाभ में क्या होगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए, अब तक तो आपको ये शायद याद हो चुका होगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 4 फॉर्मूले बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास तक याद होने चाहिए। अगली क्लास में हम सभी के जितने भी आपके पास शेप हैं उन सभी के फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के उनको याद करेंगे, समझ के याद करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। अभी के लिए ये 4 फॉर्मूले लिख लो, ये मैं अगली क्लास में आपसे सुनूंगी। ठीक है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई,
ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। और ये कब यूज होगा, जब आप घनाभ के 6 की 6 सतहों का इस्तेमाल करेंगे तब ये यूज होगा। जब आप घनाभ की 4 सतहों का इस्तेमाल करेंगे तब लगता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि पहले क्या लिख लेना, पहले आयत का परिमाप लिख लेना। जैसे कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, आयत का परिमाप लिख लो, उसमें ऊंचाई की गुणा कर लो, तो आपके पास जो है वो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ये पूरे के पूरे फॉर्मूले जो है वह पूछूंगी, ठीक है। तो चलिए अभी 3 मिनट में और क्वेश्चन तो हमारा नहीं हो पाएगा, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो आप क्लास में रुक के मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।